Thank you. So namaskar and welcome everyone. Today we have Mr. BC Nigam with us. He's ex-IFS and निगम जी हमारे काउंसलिंग मास्टर क्लास के पार्टिसिपेंट भी हैं और इसके अलावा जैसे कि इनकी जर्नी रही है फ्रॉम सिविल सर्विसेज हमें ही इज़ ex-IFS और कितने सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने हेड किया है. ही वॉज HOD, ही वॉज वर्किंग विद लॉट ऑफ गवर्निंग बॉडीज़. तो इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि मिस्टर निगम खुद अपनी आइडेंटिटी अपने बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसी जर्नी रही है, थोड़ा सा अपने बारे में, सो दैट दे कैन नो हाउ वाज इट जर्नी फ्रॉम सिविल सर्वेंट टू अ काउंसलर. सो मिस्टर निगम प्लीज़. First of all, at the outset, let me thank Shivam ji for having me here. Well, talking about my journey sometimes seems to be that I'm sort of boasting about myself, but then I will put it in a short and crisp manner. I initially was struggling after my college to join a service, but somebody gave me an idea that I should take the exam of UPSC for Indian Forest Service. So after passing out from the college, I was searching for the job and somebody gave me the idea that I should join Forest Service. I said it must be too difficult. And I appeared once and obviously the mindset was that it is difficult and nobody in my family has ever done it. तो मैं दिया और मेरा नहीं हुआ. But then I came to know one of my batchmates, my college mate, नहीं हुआ. और जो मेरा एक कॉलेज मेट था MSc का, who was studying from me, जो उतना अच्छा था, उसने चुपचाप दिया और वो हो गया. So then my mindset changed. And then when I took the exam, I got 39th ranked in India. So the whole story, as I understand, was of mindset, right? So from there the journey started. Then joined the Forest Service and took my training and allotted to Bihar cadre. Lot of challenges in the service because you deal with politicians, politics and governing politics, so many things come. लेकिन वो सब challenges होते गए और उसके बाद मुझे लगा कि जब रिटायरमेंट पास आ गया तो रिटायरमेंट के पास आप सबसे सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं. हाँ, इस दौरान कई बार ऐसे चैलेंजेस आए कि मुझे लगा कि मैं फॉरेस्ट सर्विस में क्यों हूँ, मैं कुछ और ट्राई करूँ. तो ये एक देखा कि एक मौका है डिप्यूटेशन में जाने का. तो आई ट्राइड एंड आई वेंट ऑन डिप्यूटेशन टू वेलफेयर डिपार्टमेंट. एज आई वाज टेलिंग दैट सर्विस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. तो बॉस, सभी लोग जानते हैं बॉस इज बॉस एंड ही हैज़ टू बी ऑलवेज राइट एंड देन यू आर रॉन्ग. हाँ, सो माई बॉस वॉज वन माई सीनियर्स और उनकी कुछ लैंग्वेज और काम करने का तरीका ऐसा था जो मेरी वैल्यूज से नहीं चल पाता था. तो मैं एक बार उनसे कन्वर्ट कर गया और काफ़ी कस के झगड़ा हो गया. तो फिर मैंने कहा कि शायद ये झगड़े की स्थिति में रहना ठीक नहीं है, मैं कुछ और एवेन्यू देखूं. और एवेन्यू ये था कि मैं डिप्यूटेशन में चला जाऊं. तो मैं डिप्यूटेशन में चला गया वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज स्पेशल सेक्रेटरी. पावर ज़्यादा होती थी क्योंकि आप पॉलिसी लेवल पे काम करते हो, लेकिन पर्क्स कम होते हैं. एज फॉरेस्ट ऑफिसर आपके पास बहुत पर्क्स होते हैं. आपके अंडर में 5-6 हज़ार लोग काम करते हैं, गाड़ियाँ, बंगला, गाड़ी, ये सब. सो आई सेड आई एम फाइन टू लीव दैट, बी एट पीस. सो आई वर्क देयर फॉर अबाउट 8 years, learned new things. In between I got a chance to be a MD of a corporation for 3 years. And then because of my style of working, I was put in a department which was fully ridden with the corruption, water resource department, because you know that department handles big contractors जो हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, पुल बनते हैं. So I was put there especially to curb that. So I worked there for 3 years as special secretary of the water resources. Then I was offered to be a special secretary of the forest department, that being my parent department. तो मैं 3 साल रहा स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और तब तक मेरा टर्म आ गया हेड ऑफ द फॉरेस्ट और प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होने का. तो फिर मैं डिपार्टमेंट में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई वाज पोस्टेड देयर. आई वर्क देयर फॉर अबाउट 2 years, देन रिटायर्ड. तो मुझे लगा अब मैं मैच्योर हुआ हूँ कुछ करने के लिए. एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड हियर. हाल ही के दिनों में जो मूवी आई थी पुष्पा, तो वो भी फॉरेस्ट से मुझे लगता है जुड़ी हुई थी. तो ऐसे इश्यूज रियली में हैं जिस वो उस मूवी में ऐसा कुछ कंटेक्स्ट है कि वो लाल चंदन की तस्करी करते हैं तो पुलिस उनको पकड़ती है कि वो, तो ऐसा सच में होता है कि बिल्कुल है. और आई सपोज 2 बार मेरी ज़िंदगी बची है. एक बार 1 साल में ही नौकरी के बाद एक आदिवासी लोग का वहाँ काफ़ी चल रहा था मूवमेंट,
एंड 7-8 जगह बिहार मिलिट्री पुलिस पोस्टेड थी विद गन्स एंड ऑल दैट। तो क्रिमिनल्स रहते थे, और या एजिटेशन कह लीजिए उनका, सोशल एजिटेशन, सो वो लोग हर्ट भी करते थे लोगों को। तो एक तीर जो कि मतलब फेटल हो सकता है जहर से वाला, वो मेरे सर के पास से निकला, है ना। और एक बार मैं पोस्टेड था नेपाल बॉर्डर पे, चंपारण में, जहाँ गांधी जी का आंदोलन हुआ था। तो वो बॉर्डर एरिया में लकड़ी की तस्करी होती थी, जहाँ लोग रेड करने नहीं जाते थे, लेकिन मैं गया। तो वहाँ कुछ पुलिस भी थी मेरे साथ, लेकिन पीछे से कुछ क्रिमिनल्स थे, उस पुलिस वालों को सबको पकड़ लिया, उनकी गन्स छीन ली, एंड देन वी वर बीटन अप। आई वॉज ऑल्सो बीटन अप। मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया, एंड आई वाज रश्ड टू हॉस्पिटल एंड आई रिकवर्ड। सो चैलेंजेस आते हैं। मतलब काफी एडवेंचरस तो जिंदगी में मचा ही नहीं है अगर एडवेंचर ना हो। तो इस एडवेंचर के बाद इस मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में आना, या में मतलब ऐसा क्या लगा आपको कि यार बहुत हो गया लाइफ में, अब रिटायर भी हो गए। मोस्टली अमूमन रिटायरमेंट के बाद लोग रेस्ट देखते हैं, जैसे इवन माय फादर इज़ एक्स आर्मी, तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी थोड़ा सा सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि रिटायरमेंट के बाद अब और पढ़ा जाए, काउंसलिंग के बारे में पढ़ा जाए, कोर्स किया जाए, डिग्री करी जाए, वो क्या फैक्टर है, वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये समाज में रिटायरमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आती हैं शायद हमारे कल्चर से। इनफैक्ट अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखिए रिटायरमेंट का, वेबस्टर का, तो वो कहता है द स्टेज व्हेन यू स्टॉप वर्किंग। इवन इफ यू गो टू कैम्ब्रिज इट सेज समथिंग लाइक दिस। तो वो हमारे डीएनए में धीरे धीरे करके बिल्ट हो गया कि रिटायरमेंट मतलब स्टॉपिल। काम रुक जाए। आई हैव सॉर्ट ऑफ मेडिटेटेड ओवर रिटायरमेंट, बिकॉज 6 साल हो गया, मुझे भी ये चैलेंजेस फेस करने पड़े। जब मैं एकदम पीक पे था हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और अक्सर हेलीकॉप्टर में ही चढ़ता था, और डेली कुछ ना कुछ यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और उसके बाद सडनली यू ड्रॉप फ्रॉम देयर टू लोअर विद नो वर्क। यू कैन इमेजिन कि मन की स्थिति कैसी होगी। सो मेंटल स्थिति की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है। लोग कन्फेस नहीं करते, वो बात अलग है। हम पिछले दिनों में सोच रहे थे कि एक कोर्स लेके आएंगे, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब जस्ट एन आइडिया। ऐसे ही कुछ लोग बात कर रहे थे कि सर एक कोर्स लेके आएंगे जो मतलब हाउ टू हैंडल लाइफ आफ्टर मैरिज, बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है। तभी मैंने सोचा यार एक कि आज के टाइम में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर टाइम, हाउ टू हैंडल देयर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। करना क्या है, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, एक सोशल प्रेशर, कई सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। तो ये एक थॉट आया था हमारे दिमाग में, बट आपकी बातें सुन के लग रहा है कि उस कोर्स का चीफ ट्रेनर। तो इस सिलसिले में मैंने इस बातों पे विचार करते हुए ना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू की। मुझे लगा ये मुझसे नहीं होगा इस उम्र में, लेकिन बच्चों ने पुश किया, और मैं एक फोटोग्राफर भी था। आईएफएस में मैं फोटोग्राफी क्लब का सेक्रेटरी भी हुआ करता था। लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत अलग है, और उस वक्त ब्लैक एंड वाइट डार्क रूम में काम करना वो सब कर लेता था, बट स्टिल आई लर्नड एडोबी एंड एवरीथिंग आई डिड एंड स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। रिसेंटली वो मोनेटाइज भी हो गई है, और मैंने उसमें कई एक्सप्लोरेशन किए कि मोटिवेशन टॉपिक पे, इस पे, लेकिन मुझे धीरे धीरे एक निश पकड़नी पड़ी, और अब मेरी निश है हाउ टू हैंडल रिटायरमेंट। और मैंने एकदम दुखती नस पे आपने रखा है। और मैंने आर से रिटायरमेंट शुरू होता है, मैं उसको रिटायरमेंट नहीं कहना चाहता। रिटायरमेंट इज रीबर्थ। सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट इज। तो खैर रिटायरमेंट में बहुत सारी बातें जो कर सकते हैं उसको फिर कभी करेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद साइकोलॉजी क्यों, मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैंने देखा कई लोग सोशल सर्विस करने लग जाते हैं, एनजीओज ज्वाइन कर लेते हैं, स्कूल्स ज्वाइन कर लेते हैं, कई स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स लग जाते हैं। तो इस साइकोलॉजी में क्यों आने का लगा कि यार ये सही जगह है? इसलिए मुझे इस पे इंटरेस्ट आया क्योंकि सर्विस के दौरान जो एक्सपीरियंसेस हुए मेरे, तो मुझे लगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सर्विस, जैसे मैंने कहा ना, वो माइंडसेट का खेल था कि मुझे लगता था मैं यूपीएससी में नहीं हो सकता। फिर आगे बॉस से झगड़ा, फिर आगे वो जो ज़िंदगी से बचने के उपाय, तो मैंने ये सोचा यार मैंने क्या किया जो ये नहीं होता, सो व्हाट इज़ माई रोल इन दैट। और वो सारा रोल जो है ना वो आता है माइंड का ही, हाउ यू थिंक, व्हाट यू सी। समटाइम उसी चीज़ को आप देखेंगे कि ये तो बहुत सुंदर है, मैं देखूंगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है।
हाफ बेक। फील्ड और half एक एग्जांपल दूंगा, एक मेरे मित्र थे, उनको बड़ी ही खूबसूरत लड़की से शादी करने का मन था। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या क्राइटेरिया, हम लोगों की उम्र थी, हमारी जब शादी हुई समवेयर 82-84 के पास में, कितनी तो उम्र रही होगी आपकी जब शादी हुई सर? आई गॉट मैरिड इन 84, सो एंड आई एम 56 born, so 28 around. 28। So दोस्तों में बातें होती हैं, so what was the criteria? I should have a beautiful wife. But luckily or unluckily, what happened? She was very beautiful, but then the core, the beauty is cover, I'd say. The core was somewhere where the match, I won't blame anybody, but the match was not going along. Okay. Or there were lot of confrontation. And then he used to say कि यार मतलब इतना अनसेटिस्फाइड कि वो ब्यूटी नज़र नहीं आती थी उसको. तो मुझे वही लगता है कि ये भी माइंड का खेल है कि हम क्या देख रहे हैं. तो दिस जनरेटेड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मी, that how our mind works and how can we handle it well, and that led me to search of psychology. ओके, तो मतलब घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि पूरे करियर के दौरान मतलब जो भी आपका अप्स एंड डाउन्स एडवेंचरस भरी लाइफ रही, कहीं ना कहीं आपने माइंडसेट साइकोलॉजी शुरू से ही, मुझे लगता है आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि शुरू से काफ़ी इंटरेस्ट था आपका, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम जनरेट हुआ इंटरेस्ट और डिसीजन लिया कि भाई साइकोलॉजी में आ जाए, राइट? मुझे लगता है ये जानना जरूरी कि इंटरेस्ट आदमी को आता कैसे. आता कैसे? राइट, गुड क्वेश्चन। इंटरेस्ट आदमी को इस चीज़ से आता है कि जब कोई चीज़ समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है और उसका वो सोल्यूशन ढूंढता है ना. सो देन इन सोल्यूशंस स्टार्ट हिज इंटरेस्ट. सो मुझे लगा कि हमारी जो समस्याएं हैं, अक्सर हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उसमें दूसरे का दोष ढूंढते हैं, एंड वी कॉल इट ब्लेम गेम. वी हार्डली सी कि हम में क्या है. तो मैंने कई बार ये देखने की कोशिश की, मेरे हाथ में तो मैं ही हूँ ना, तो मैं कहाँ कर रहा हूँ कुछ गलती. हालांकि मेरा माइंड कहता था कि नहीं, मैं तो कुछ गलती नहीं, मैं तो सब ठीक ही करता हूँ, आई एम द बेस्ट. बट आई सर्च्ड ओवर इट एंड आई फाउंड कि आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ क्लियरली, and that I can do only when I understand how my mind works, how I think and why I think and how I can think differently. So that generated my interest. I read a lot of literature on psychology. So it was converging slowly, it was not suddenly, it was slowly converging and building up, which took a break when I retired. Yeah. तो ये सब जो कन्वर्जेंस हुआ या अभी भी जैसे आप कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब करने के लिए मोटिवेशन क्या है? ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है? क्योंकि देखिए एक टाइम आता है जब एक कहते हैं ना बैरियर हमारा आ जाता है, परफॉर्मेंस पे बैरियर आता है, लाइफ का एक बैरियर आ जाता है. तो अभी भी जैसे आप कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं, तो हर दिन क्या मोटिवेट करता है आपको कि यार करना है? वो क्या फैक्टर है, मोटिवेशन फैक्टर क्या है? Very true. You need interest and motivation. तभी काम कभी कभी खाली इंटरेस्ट से भी काम नहीं होता, कभी कभी सिर्फ मोटिवेशन से भी काम, बोथ हैज़ टू इंक्लाइंड टुगेदर एंड देन हैव टू कम अप. तो ऐसा क्या मोटिवेशन है जो मिस्टर निगम को मोटिवेट करता है? मुझे लगता है कि ज़िंदगी की शुरुआत होती है रिटायरमेंट होने के बाद. वो कैसे? इसलिए कि आपकी कैपेसिटीज़, नॉलेज बेस, एक्सपीरियंस, वो चरम सीमा पे होता है उस वक्त. जब आप नौकरी करने जाते हैं तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, नॉलेज होती है जो उसको आप टेस्ट करते हैं. तो नॉलेज टेस्ट करने के बाद टेस्टेड नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, एंड इफ यू हैव द हेल्थ, सो दैट इज द राइट टाइम टू ऑप्टिमाइज योर सेल्फ. दैट इज द टाइम व्हेन टू ऑप्टिमाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एक्चुअली इंजॉयमेंट ठीक है, फिजिकल इंजॉयमेंट आपकी अर्ली लाइफ में हो सकता है, बट अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो उसके साथ साथ जब आप मेंटल हैप्पीनेस आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, तो एक्चुअल पोटेंशियलिटी ऑफ लाइफ रियलाइज होने का टाइम तो वही है. शायद मैं रिटायर्ड हूँ. एंजॉयमेंट फैक्टर क्या रहता है? एंजॉयमेंट फैक्टर तो इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है मेरी लाइफ में पहले से ज़्यादा चैलेंज है और मुझे मज़ा आता है पढ़ने में. क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो मैं पढ़ूंगा उससे कोई नई बात समझ में आएगी और उससे नए सोल्यूशंस निकलेंगे. सोल्यूशंस हर आदमी की ज़िंदगी में चाहिए. प्रॉब्लम्स यूथ को है, प्रॉब्लम्स लेडीज़ को है, प्रॉब्लम लड़कों को है, प्रॉब्लम ओल्ड पीपल को है. सो इफ़ आई कैन ब्रिंग आउट सम सोल्यूशन फॉर देम, आई विल फील हैप्पी. ट्रू. तो ये तो हो गया मोटिवेशन. अब जैसे होता है ना,
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सुबह की शुरुआत से लेके जो रात की गुड नाइट होती है उसके बीच में क्या क्या रूटीन रहता है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया यूट्यूब चैनल्स भी हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कई कंपनी से साथ जुड़े भी हुए हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, मेंटोर भी करते हैं, तो इन सब के लिए क्या कैसे रूटीन पूरा मेंटेन करते हैं सुबह से? रूटीन मेंटेन करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइफ को शेड्यूल करना चाहिए। आपका शेड्यूल क्या है? मेरा शेड्यूल ये है कि मैं उठता हूँ करीब 5:30 बजे करीब मैं उठता हूँ, और उसके बाद आई डिवोट 5:30 बजे उठ जाते हैं? नींद खुल जाती है। आई स्लीप अर्ली। मैं 9:30-10 बजे, मैक्सिमम 10 नहीं तो 11 कभी हो गया, लेकिन एवरेज टाइम 10 के आसपास मैं सो जाता हूँ। यूथ का दिन 9:30-10 बजे शुरू होता है रात को, फिर 2 बजे तक 3 बजे तक तो फिर तो नहीं हो पाता है काम। तो खैर ये अपनी अपनी आदतें भी हैं। आई एम पीपल से सम पीपल आर नाइट आउल, सम पीपल आर अर्ली बर्ड। सो आई रियलाइज्ड प्रोबेबली DNA वाइज आई एम बॉर्न टू बी अर्ली बर्ड, क्योंकि हमेशा ही मेरी नींद पहले ही खुल जाती है। शायद कुछ देखते देखते भी घर में आता है। माई फादर ऑल्सो यूज टू गेट अप एट 4 o'clock। तो कुछ पहले नहीं उठता था, नौकरी में 7-8 बज जाते थे कभी कभी, लेकिन अब नींद खुल जाती है, 5 बजे तो खुली जाती है, कभी कभी 6-7 हो गया तो आई फील आई एम वेरी लकी। आज मज़ा आ गया। तो उसके बाद 1 घंटा करीब मैं जो है वो एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी। कुछ मेरी फिजिकल प्रॉब्लम थी लंबर स्टेनोसिस की, तो एक्सरसाइज करने के बाद से वो एकदम ठीक है। सो आई कंटिन्यू विद दैट, and then I do about 15-20 minutes of meditation. Then I prepare my own tea, and then I write my gratitude journal. Oh, that's great. Daily I do, है ना? That what good events happen, at least 2-3 events in my life yesterday, and what good people came in my life yesterday. That is, I suppose, the best thing which everyone must do. And sometimes you have to search कि क्या मिला ज़िंदगी में, क्या है, और ख़राबियाँ दिमाग में आती हैं। लेकिन तब मैं सोचता हूँ कि ये 2 आँखें हैं, क्या ये कम बड़ा ग्रेटिट्यूड है? किसी के पास तो नहीं होती हैं। आई मस्ट बी हैप्पी, सो आई फाइंड एन इवेंट टू बी हैप्पी। We should be happy for whatever we get. Mostly लोगों को, मुझे ऐसा लगता है परसेप्शन से, कि लोग दुखी होने का बहाना ढूंढते हैं rather than खुश होने का बहाना ढूंढना चाहिए। और आजकल ये सोशल मीडिया का युग जिसे हम कहते हैं कि स्टोरीज देखते हैं, अरे वो यहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया, सो वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज कि हम दुखी कैसे हों। बिल्कुल फोमो वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक जैसा कि बहुत हमारे क्लाइंट्स में ही लोग पूछते रहते हैं कि सिविल सर्विसेज की हमारे पे इंक्वायरीज आती हैं, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो क्या साइकोलॉजी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है? मतलब किस तरीके से साइकोलॉजी एक वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कैसे मदद कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मदद कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है? तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँ कि मदद कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है तो कैसे कर सकती है? मुझे लगता है साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से और इतना पढ़ने के बाद ये बड़े ही ऑथेंटिक तौर पे कह सकता हूँ, जो कि हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उतनी ही ज़रूरी है जितनी शायद हमारे लिए टूथब्रश करना डेली और अपने रोज़ के नहाना धोना। और हमारे कैरिकुलम में कहीं मुझे लगता है ये मिस है। भले ही एक बार हमें हिस्ट्री की थोड़ी कम नॉलेज हो, संस्कृत थोड़ी कम आती हो, तो वो चलेगा, लेकिन साइकोलॉजी और उसके बारे में नहीं आना तो डिज़ास्टर्स हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी को जीने की और हाउ आवर माइंड इज़ फंक्शनिंग, अगर हमें वही नहीं पता है तो हम कंप्यूटर में CPU चल कैसे रहा है उसकी जानकारी नहीं है। कंप्यूटर चला रहे हैं, अटक गया तो हैंग हो गया, तो फिर हम भी हैंग हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। साइकोलॉजी तो मतलब मस्ट है किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी आज के हर यूथ को कि उनको साइकोलॉजी के सब्जेक्ट नहीं भी है तो 2-3 किताबें साइकोलॉजी की ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे दे अंडरस्टैंड हाउ वी वर्क, हाउ वी थिंक, वाई वी थिंक नेगेटिव, वाई वी थिंक पॉजिटिव, एंड हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ गुड। तो हर तरीके के लोगों को, चाहे वो IAS IPS की तैयारी करें या किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड। मैं थोड़ा मिस कर गया, मैंने जनरलाइज कर दिया, लेकिन आपने जो कहा IAS IPS सिविल सर्विस की, ये बात तो बहुत ही सही है। इनफैक्ट ये बहुत क्लोज एनकाउंटर भी कुछ मेरे साथ हुआ। कुछ यंग लड़के एग्ज़ाम दे रहे थे और बड़े ही तेज़ पढ़ने में थे, उम्मीद थी कि पूरा हो जाएगा। और मैं भी कहता कि यार तुम करो, हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि दे वर शॉक्ड
एंड शॉक्ड इतना कि जो पहले उनकी स्थिति थी, मुझे लगा ये तो डिजास्टर्स हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो गया, जो पहले कर लेते शायद वो अब नहीं कर पाएंगे. तो देन आई सर्च द डेटा शोज दैट ओनली 0.2% पीपल सक्सीड इन सिविल सर्विसेज. यानी कि 100 में से 10 भी नहीं, एक भी नहीं, एक का 5वां हिस्सा. बट जो बाकी लोग अपीयर करते हैं वो भी तो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस देने का सोच रहे हैं, तो वो अपनी मानसिक स्थिति से नीचे आ जाते हैं और उनको फिर इसको रिगेन करने में समय लगता है. तो मुझे लगता है सिविल सर्विस देने वाले को तो साइकोलॉजी और फेल्योर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए. इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इस पे एक वीडियो बनाया है, हाउ टू हैंडल फेल्योर. उसका स्टार्टिंग भी ऐसे कि जो लोग सिविल सर्विस देते हैं वो फेल्योर जब होता है तो कैसे हैंडल करें उसको. सो दोज हु वांट कैन रेफर इट टू इट. एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो करियर रहा, आपने तैयारी कैसे करी थी? तब तो इतनी ये बड़े बड़े कंपनीज, मुखर्जी नगर का जो सेंटर है IAS IPS का, वो ही सब नहीं हुआ करते थे शायद तब. तो आपकी तैयारी कैसे हुई? खुद से करी कि मतलब क्या क्या था उस टाइम? मुझे लगता है मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर तो वही था जो मैंने बताया ना, कि वो मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया और वो मुझसे पढ़ता था, मुझे मालूम था कि उसकी कैलिबर क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ. तो दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि मैं तो कर ही सकता हूँ. उसके बाद मेरी लगन थी, मेहनत थी, सिलेबस देखा, तैयारी की, प्रैक्टिस की, एग्ज़ाम दे दिया. उस वक्त भी मुखर्जी नगर और ये सब में थे, एक आध जगह मैं गया भी, वाजी राव वगैरह थे. वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पिताजी रिटायर होने वाले थे, उस वक्त की सैलरीज बड़ी लो होती थी, है ना. तो आई थॉट कि ये सोचना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, सबको परेशानी खुद ही कर लेते हैं, है ना. उसने कर लिया तो मैं क्या ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता, तो सवाल नहीं उठता कि मैं नहीं होगा. आज भी कुछ बच्चे खुद ही करते हैं, हर बंदा ज़रूरी नहीं कि कोचिंग की मदद से ही करे, बहुत सारे बच्चे खुद. ये बात है, लेकिन थोड़ा समय के साथ आदमी को बदलना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है कितने 40-50 हज़ार लोग एग्ज़ाम देते होंगे, है ना, या उससे कम ही होगा, और 100 सीट थी तो मेरा हुआ. आज लाखों में लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी आ गई हैं, तो थोड़ी पॉलिशिंग और थोड़ा सपोर्ट, बट नॉट एज मेन. इट शुड बी ओनली नोइंग द स्किल्स एंड देन शार्पनिंग योर स्किल्स टू गेट इट ओवर. दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. आपकी लाइफ से जुड़ी कोई एक ऐसी कहानी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो? मतलब एक होता है ना कि इतनी एडवेंचरस भरी लाइफ में आपने बताया कि वो 2 बार आपके साथ हादसा होते होते बचा, तो इसके अलावा कोई ऐसी कहानी जो हमारे व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग लगे, या आपकी वो सर्विस के दौरान की कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहिए? इनडायरेक्टली मैंने तो 2 हाथ से बता ही दिए, वो भी कहानी हो गई. लेकिन मैं, हाँ, इसके बाद एक और एडवेंचर कह लीजिए या मिस एडवेंचर कह लीजिए. एंड आई टोल्ड यू कि मुझे डिपार्टमेंट में ले जाया गया कि वहाँ बड़ा करप्शन था, तो मैं तब उससे पहले भी फॉरेस्ट में भी उसी तरह से काम करता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में. बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आता है. तो नतीजा ये हुआ कि मुझे एक केस में फंसा दिया गया और मेरे ऊपर 3 FIR हो गई और IB की इंक्वायरी शुरू हो गई कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है. उससे मुझे बहुत हैरेसमेंट झेलना पड़ा, मेरे को शंटिंग पोस्ट में भी डाल दिया गया, लेकिन मैंने उसको फेस किया और मेरा दिल में क्लियर था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, है ना. अल्टीमेटली जस्टिस है इस दुनिया में, और हो सकता है कई बार वो नहीं भी मिलता है तो भी ठीक है, मेरा दिल तो साफ है ना. लेकिन परेशानियाँ हुई, हाँ, मुझे अपने बच्चों को ज़रूर बताना पड़ा कि भाई मैं साफ हूँ, कुछ भी हो जाए, है ना, और हो सकता है मुझे अरेस्ट करके जेल भी ले जाए, डोंट वरी, आई हैव नॉट एनीथिंग रॉन्ग. सो दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ वेरी नेसेसरी. फैमिली का कॉन्फिडेंस मोटिवेट करता है. मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस ही फैमिली का कॉन्फिडेंस है ना. आप अगर कॉन्फिडेंस के लिए दूसरे में झांकोगे तो कमी हो सकती है. तो हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एंड आई केम आउट विनिंग. ऑल थिंग वर क्वॉश्ड एंड आई वाज प्रमोटेड विद फ्लाइंग कलर्स इन अ पोस्ट जिसको कि लोगों को नहीं मिली फॉरेस्ट सर्विस में आते हुए. तो मुझे लगता है ये एक इंसिडेंट है जो हुआ और जो मुझे भी लगता है कि लो से डाउन में आदमी को ले जाता है. और जब रिटायरमेंट के बाद जब काउंसलिंग में आने का सोचा, तो फैमिली ने मोटिवेट किया, डिमोटिवेट किया, या दोस्तों ने डिमोटिवेट किया? वो ट्रांजिशन फेज की क्या चैलेंजेस रहे? दैट वे मैं कहूँगा मैं बहुत लकी रहा कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और ये
कहा कि आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, कुछ करते रहना चाहिए। और मेरे बच्चों ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया, और फ्रेंड्स कोई ने। चैलेंज ऐसा नहीं फेस कोई ऐसा चैलेंज तो नहीं फेस हुआ, और मुझे लगता है ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज आप खुद ही होते हो अपने लिए। बड़ा चैलेंज हम खुद ही होते हैं यार। इसी चैलेंज को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जब हम सिविल सर्विसेज में होते हैं, जब उस पोजीशन पे होते हैं, उस ओहदे में होते हैं, हमने इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम निकाला, इंटरव्यू निकाला, एक पोजीशन एक्वायर करी, उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद क्या ऐसे मेंटल प्रेशर होते हैं? जैसे ही पिछले कुछ दिनों में हमने न्यूज़ में देखा था कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने सुसाइड किया, आईपीएस ने सुसाइड किया, तो ये क्या ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि इस लेवल का कदम इतने बड़े डिग्निटरीज और जो लोग इतना टफ एग्ज़ाम पास करके आए, ऑब्वियसली उनका मेंटल स्टेट उस लेवल पे है, उस इतना हाई है, फिर भी इस तरह के कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, तो वो क्या परिस्थितियाँ रहती हैं कि ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट टू द सोसाइटी। मुझे लगता है यहाँ ये जानना ज़रूरी है, थ्योरेटिकल वे में उसको मैं पुट करूँगा, IQ एंड EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ, हाँ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ये दो में बड़ा फ़र्क है। हम, जैसे मैंने कहा, मेरे ऊपर भी 3 FIR हो गए, इंक्वायरी हुई, ये भी हो सकता था कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले किसी भी दिन। शंटिंग में डालना, शंटिंग में, हाँ, टॉर्चर होता है, क्योंकि उससे पहले आपके पास बंगला, गाड़ी, अब सब कुछ खत्म हो गया, फ़ोन वोन, बंगला, गाड़ी, आदमी, सब कुछ नहीं है, तो यू आर ऑन द रोड। सो वो लोगों का अपने में फील आप क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लोगों की नज़रों से आपको थोड़ा ख़राब फील होता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, मैंने ये सोचा कि यार मैं क्लियर हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आता जाता रहता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम थे, हम उस पर डिस्कस कर रहे थे कि हाँ क्यों हाँ, सुसाइड का कदम क्यों, उठा तो लेते हैं? मुझे लगता है वही, जिन लोगों में IQ तो है, एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन ये रेजिलियंस नहीं आ पाई कि हम परेशानियों को कैसे झेलेंगे, हैंडल करेंगे, EQ की कमी रही, हमारी थॉट में क्लैरिटी नहीं आई। और वो क्यों आती है? क्योंकि हमने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। तो इसका मतलब सिविल सर्विसेज वालों को साइकोलॉजी कंपल्सरी बहुत पढ़नी चाहिए, हर इंसान को, सिविल सर्विस को तो और ज़्यादा, क्योंकि उसको ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए, हमारा जो यूथ है, अभी तो हमने बोला कि एक IQ, जिनका टॉप क्लास IQ है, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आज का हमारा यूथ तो इतना डिस्ट्रैक्टेड है और नॉन फोकस्ड है, गोल्स नहीं पता, जॉब स्विच बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, इतनी एंग्जाइटी है। इन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन शॉर्ट अगर कहें तो मैसेज फॉर आवर यूथ। या वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, कि आज के सोसाइटी में जो यूथ की कंडीशन हो रही है, बिकॉज इतने सारे आफ्टर कोविड इतने सारे इनपुट्स हो गए हैं जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट में कहें तो 2 चीज़ करनी चाहिए। एक, अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद ले, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस। जनरली हम ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम गेम को स्टॉप कर दें और सोचें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एंड यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस, देन आई सपोज एवरीथिंग इज सॉल्वेबल। तो ये एक मैसेज। और दूसरा, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा इसको, इसकी स्ट्रेटजी अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी लेने के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने एक शुरू किया है, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ पिछले 6 महीने से। डेली सुबह उठ के 15 मिनट्स आई राइट व्हाट गुड इवेंट्स हैपन। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप पहले ज़माने में जब दाल माँ बनाती थी तो चुनती थी, उसमें से काले दाने 5-6 ही होते थे, बाकी पीले होते थे। तो अभी के यूथ क्या करते हैं ना, या पूरी ज़िंदगी में हम पूरी दाल में पीले दाने तो हैं, लेकिन हम 5 काले ही दानों को देखते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी यही है, जबकि उसमें 20,000 तो वही है, 5 ही तो वो हैं भाई, है ना। तो मुझे किसी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कहा कि आप बड़े दुखी हैं, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मैं आपको ये 2 आँखें मुझे दे दो, मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, तो दे दोगे, है ना। तो ये आँखें हैं, उसके बदले में रुपए देने को दे रही हूँ 20 करोड़, तो वो तैयार नहीं हो, तो कितने सुखी हो। तो दिस इज़ हाउ वी टेक द लाइफ, दैट डिपेंड्स। यूथ अगर इस 2 चीज़ को लेके चलें, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हैप्पीनेस एंड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर गुड यू हैव इन लाइफ, आई सपोज इट विल बिकम ईजी, लाइफ इज़ वेरी ईजी टू बी हैप्पी। एंड लाइफ से जैसे हम बात कर रहे हैं, बार बार लाइफ आ रहा है, सो व्हाट इज़ लाइफ फॉर मिस्टर निगम?
for me life is a very good event which I got very luckily, and I feel as it is progressing, it is enriching me day by day, and I want to get it enriched and return to society whatever society has given me and made me reach here. बिल्कुल। जो लोग लाइफ से परेशान होते हैं उनके लिए कोई मैसेज कि वो परेशान ना रहे? आजकल तो हर दूसरा आदमी लाइफ से परेशान है, तो उनके लिए कुछ मैसेज कि भाई खुश रहो। मेरे ख्याल से हाँ, मैसेज तो आसान है लेकिन स्ट्रेटजी बड़ी मुश्किल होती है। हम तो स्ट्रेटजाइज नहीं कर पाते, हम करें क्या। जैसे मैं ये भी कह दूं कि अपनी इस खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। ऐसे लोग हमारा कोर्स कर सकते हैं। यस, कोर्स एक तरीका है, सर्टेनली कर सकते हैं। और एक तरीका मुझे लगता है शायद कोर्स तो एक लार्जर तरीका है जो अपनाना ही पड़ेगा, जना भी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे खुद के स्टेप्स में, जैसे हैविंग ग्रेटिट्यूड, आई सेड ग्रेटिट्यूड जनरल आप लिखे, फिर कुछ मटेरियल ढूंढें, बुक्स पढ़ें साइकोलॉजी की, है ना। और आजकल तो हम इतने लकी हैं, इस ज़माने में पैदा हुए हैं जब इंटरनेट है, गूगल है, राइट नॉलेज की। यस, वी कैन हैव व्हाट एवर वी वांट। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में तो ये सब था नहीं। मैं सर्विस में गया हूँ तो चाईबासा से यहाँ फ़ोन करने में, मैं चाईबासा में पोस्टेड था, जंगल एरिया था, 3 दिन लगते थे, और वो ऐसा फ़ोन घुमा के टर्न होता था, STD कॉल 2 मिनट में कट जाती थी। फॉर 1 वीक आई हैड टू वेट टू टॉक टू माई पेरेंट्स। आज तो वीडियो कॉल कर लेते हैं हम। सो वी आर सो लकी, वी नीड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, नीड नॉट बी अनहैप्पी, देयर इज एनफ टू बी हैप्पी। इट्स वेरी सिंपल। बट ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है यही सबसे मुश्किल लगता है लोगों को। आज को अगर आप किसी से पूछो कि सबसे मुश्किल क्या है, पीपल से लिविंग ए लाइफ इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट वी कैन एवर लाइक अंडरस्टैंड, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये भी आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग में है, लाइफ इज़ वेरी। आपको लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सॉर्टेड है। सॉर्टेड है बहुत। लेकिन आप सॉर्टेड, शायद रास्ता जो है उसको समझना पड़ेगा, तब आसान हो जाता है। किसी भी रास्ते को अगर हम जानते हैं, GPS है तो रास्ता आसान होता है, GPS नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर हर नुक्कड़ पे रुक के पूछना पड़ता है। हाँ, और वो गलत बता देता है। तो एक रास्ता आपका काउंसिल इंडिया भी है, मुझे लगता है। काउंसिल इंडिया का कोर्स कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा कोर्स है। आई वुड काउंसलेट मास्टर क्लास एडवांस किया, राइट? यस, मैंने काउंसलिंग मास्टर क्लास एडवांस कोर्स किया, एंड जब मैंने देखा कि ये साइट है और ऐसा कोर्स होता है, तो अपने ढूंढते ही ढूंढते मुझे मिला, किसी ने बताया नहीं, इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिला और मैंने ज्वाइन किया। मतलब हमारी मार्केटिंग टीम सही काम कर रही है। अगर ढूंढते मिल रहा है तो जो ढूंढना चाहता है उसे मिल जाता है, इसका मतलब सर्टेनली आपकी टीम अच्छा काम कर रही, तभी उसे अवेलेबिलिटी थी उसकी और मुझे मिला। एंड आई विल सर्टेनली फील दैट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा एरिया आपने चुना शिवम जी ने, और आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट, फॉर प्रोवाइडिंग this platform and opportunity, so many people who take the responsibility of their own happiness, at least they have a strategy, they have a path which they can get to reach somewhere, और अपनी लाइफ में जो उलझन है, जो उलझे हुआ पतंग का मांझा होता है, उसको सुलझाने का एक अच्छा माध्यम है ये। और आपको इस कोर्स के बाद ऐसी 3, अगर मैं बोलूँ कि 3 ऐसी बातें जो सबसे अच्छी लगी, 3 मोस्ट एक्साइटिंग फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो 3 क्या लिस्ट करना चाहिए? मुझे लगता है काफ़ी होंगी, बट 3। ओके, हाँ, सर्टेनली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर प्रायोरिटाइज करें तो मुझे लगता है कि जनरली हम समझते हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती हैं हम जो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन काम करता है और उसके प्रोसेसेस हैं, और उसको मुझे नहीं इतना मालूम था डिटेल में, लेकिन आपके कोर्स के थ्रू पता लगा कि वी स्टार्ट विद इमोशंस एंड देन फीलिंग्स आती है, इमोशन आते हैं, देन इमोशन को हमें रेशनलाइज करना होता है। अगर हम रेशनलाइज नहीं करेंगे तो हम कुछ गलत कर जाएंगे, जो एनिमल्स करते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर समझ में आया था। दूसरा फैक्टर ये समझ में आता है, नंबर 2 आप कहेंगे, देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। तो वो सोल्यूशन मिले कोर्स में? सोल्यूशन ज़रूर मिले इस कोर्स में, क्योंकि हमारे लिए भी ये एक फीडबैक है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारी शुरुआती जर्नी की, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड कोर्सेज हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड आती गई, हमने अपनी कोर्सेज़ की चेन बहुत बड़ी कर दी। आज थेरेपी, चाइल्ड साइकोलॉजी, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, डिप्लोमा, सब वेरिएंट्स लेके आए। तो वो बस इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि लोगों के फीडबैक आते गए, और हर फीडबैक को हम वैल्यू देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि
कम से कम टाइम में कैसे उस सर्विस को प्रोवाइड किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वी आर रेडी टू चेंज। कोई भी चीज़ रिजिड नहीं है कि भाई जैसे मोस्टली कंपनीज करती है कि नहीं ये है तो ऐसे ही होगा। अब आपने भी देखा होगा जब हम सेशंस लेते हैं तो कई सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो चलो ठीक है ऐसा कर लो, ऐसा नहीं है। वी फील दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। अगर हम खुद एक्सेप्ट करेंगे तभी हम अपने पार्टिसिपेंट्स को ये चीज़ एक्सेप्ट करा पाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है। तो ये मेन एजेंडा रहता है। तो 2 बातें हो गई, तीसरी बात और जानना चाहिए आपसे। तीसरी बात जो मैंने कही ना, फ्लेक्सिबिलिटी की, और शायद मैं इस 67 ईयर की उम्र में ये कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो थॉट में 60 साल पहले थॉट थी, फ़ोन ऐसे चलता था, तो मुझे लगता है यार ऐसे होना चाहिए, मैं तो ऐसे कर लेता था, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं करते, हम तो चले जाते थे बस में, अब इनको गाड़ी क्यों चाहिए। हम तो चाहिए भाई। वो एक काफ़ी वो भी चलते हैं, जोक्स भी चलते हैं कि हमारे जब पेरेंट्स हुआ करते थे तो उनका स्कूल इतना दूर होता था कि हर पेरेंट नदी क्रॉस करके जाता था। तो उसमें चैलेंजेस थे। तो हम उसके लिए कहें कि जब हम तो ये कर लेते थे, ये नहीं कर पाते, अगर हम भी आज पैदा होते तो ऐसे करते। तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए, और जो बहुत सारे लोग मेरी एज के नहीं हो पाते, मैंने महसूस किया, इसलिए उनके साथ भी समस्याएं आती हैं। और ये एक तीसरा मैसेज जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी समझ में आता है इस साइकोलॉजी पढ़ने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद, and if we understand things, then we can certainly be flexible enough to create our own happiness. चलिए, थैंक यू very much. मिस्टर निगम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। उम्मीद है मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया। So nice, my pleasure. आप तो जैसे मुझे लगता है काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह देते रहते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है आपका, तो ये इंटरव्यू कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये मेरे दिल से निकलता है साइकोलॉजी की जो चीज़ें हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा मेरी टेक्निकल फील्ड से। ओके, सो थैंक यू सो मच।